हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए पूरी वीडियोस और लेक्चर सेट, जो कि 3 माह में जो एग्जाम्स होने वाले हैं तब तक मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो आप घबराइए मत और ये मत सोचिए कि आपकी चीज़ें छूट जाएंगी या कवर नहीं होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करूं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का सपोर्ट। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा डेली के प्रैक्टिस सेट्स चाहिए और इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए और जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ या जो पावर पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में कुछ बात करते हैं कि इससे पहले मैंने 9 वीडियो पार्ट डाल दिया है और आज अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उन 9 वीडियोस को देखिए या पिछले कुछ वीडियोस को देखिए, और ताकि चीज़ें आपको सीक्वेंस से समझ में आए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो वो क्या है, आज हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय, वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। तो जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ था और कौन कौन से लोग थे, तो ये पिछले बारे में बात कर दिए थे और मेरा फ्रेडरिक लुडविग जॉन यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक लुडविग जॉन तक। लास्ट में हम लोगों ने बात किया था, अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एडोल्फ स्पीच के बारे में। तो एडोल्फ स्पीच के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले एडोल्फ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। एडोल्फ स्पीच, ठीक है, तो जर्मनी में जॉन बर्नार्ड बेजडो, फ्रेडरिक गर्ट्समथ, साल्जमैन, ठीक है, जॉन साइमन, तो इन सब के अलावा सबसे अच्छे जो भूमिका थी वो एडोल्फ स्पीच की थी। तो एडोल्फ स्पीच के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एडोल्फ स्पीच क्या थे, फाउंडर ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक इन जर्मनी। तो जर्मनी में जो स्कूल जिम्नास्टिक थी, मतलब कि जिम्नास्टिक को स्कूल में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसका जाता है, एडोल्फ स्पीच को इनको फाउंडर कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। हेल्प्ड to make physical education a part of school life is a thoughts about physical education। ठीक है, तो इनकी जो थॉट थी, जो इनकी सोच थी, वो क्या सोच थी कि फिजिकल एजुकेशन को लाइफ का एक पार्ट बनाया जाए। तो स्कूलों के कार्यक्रम में शामिल, जर्मनी के स्कूलों के कार्यक्रम में फिजिकल एजुकेशन को शामिल कराने का जो है जो श्रेय है वो किसको जाता है, एडोल्फ स्पीच को जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि एडोल्फ स्पीच का फेस कैसा है। आगे बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन शुड बी रिक्वायर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इनके अनुसार क्या था, ये चाहते थे कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सभी के लिए जरूरी हो और सभी के लिए आवश्यक हो। इन्होंने इस तरह की एक मुहिम चलाई थी जर्मनी में। स्कूली बच्चों के लिए इन्होंने खासकर इस चीज को कंपल्सरी बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कंसिडरेशन एज अदर सब्जेक्ट इन द कैरिकुलम। तो आगे बात कर लेते हैं, द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी प्रोग्रेसिव स्टार्टिंग विद सिंपल एक्सरसाइज एंड टू द मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि फिजिकल एक्सरसाइजेस को बहुत सारा नया रूप दिया था और उन्हें डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की थी और ज़्यादा मूवमेंट्स उसमें डाले थे, कई सारे नए नए मूवमेंट्स डाले थे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, एडोल्फ स्पीच ने स्कूलों में जिम्नास्टिक को, देखिए वहां इंग्लिश था, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। तो एडोल्फ स्पीच ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को मान्यता दिलाया था, दूसरे विषय के बराबर मान्यता दिलाई थी। जर्मन में जिम्नास्टिक को शिक्षा में मान्यता 1842 में मिली थी। जो जर्मनी है जो, तो वहां पे जो शारीरिक शिक्षा को जो मान्यता मिली थी वो कब मिली थी, 1842 में मिली थी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कब मिली थी। तो भारत में मिली थी 1800, सॉरी यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कब मिली थी, तो 1882। ठीक है, 1882 में भारत को फिजिकल एजुकेशन में मान्यता, मतलब कि एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को मान्यता मिली थी। तो आगे बात कर लेते हैं,
एडोल्फ स्पीज ने 2 किताबें लिखी थी जिनका नाम था सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक फॉर टीचर एंड प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर्स। तो टीचर के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था और टीचर्स के लिए इन्होंने कुछ कोर्स भी चलाए थे एडोल्फ स्पीज ने, और इन्होंने उसके ऊपर बताया था कि टीचर जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक वो फिजिकल एजुकेशन के कल्चर को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे एडोल्फ स्पीज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जिम्नास्टिक के तौर पे। तो आगे बात करते हैं, हेसन हेड का मतलब होता है खेल मैदान। तो कभी भी जर्मनी में जो हेसन हेड शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है, खेल के मैदान से है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना 1860 में हुई थी। तो जो ऑल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1860 में। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें बची हुई हैं। तो जर्मनी में शिक्षकों के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो एडोल्फ स्पीज थे ना, वो शिक्षकों के प्रति, ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन जब तक टीचर पैदा नहीं करेंगे तब तक हम एक माहौल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या को सिखाने के लिए टीचर ट्रेनिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए क्या हुआ कि एडोल्फ स्पीज ने टीचरों को प्रशिक्षण देने के लिए 4 सप्ताह का कोर्स चलाया, यानी सर्टिफिकेट कोर्स चलाया। आज 6 सप्ताह का शाही एक कोर्स चलाती है, ठीक है, वैसे ही कोर्स था उस समय भी। आगे बात कर लेते हैं कि स्पीज ने शुरू किया था। बर्लिन में सारे शिक्षा विद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। तो बर्लिन में जो सारी शिक्षा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1920 में हुई थी। तो चलते हैं आगे और अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन जो कि बहुत ही फेमस हैं और जिनका कि बहुत ज़्यादा नाम है। वो कौन है, तो जी हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, डॉक्टर कार्ल डैम। तो मैं डॉक्टर कार्ल डैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कार्ल डैम जो थे वो बर्लिन ओलंपिक, यानी जो 1936 में ओलंपिक जर्मनी में हुआ था, उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी थे। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इनका फेस देख सकते हैं और सफल ओलंपिक बनाने का श्रेय इनको जाता है और बहुत ज़्यादा इनको सम्मानित किया गया था। तो अगर जर्मनी की बात हो रही है और खेल की बात हो रही है तो डॉक्टर कार्ल डैम का नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जर्मनी में जो डॉक्टर कार्ल डैम के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जर्मनी में 1882 से 1982 तक फिजिकल एजुकेशन विकास के लिए विशेष भूमिका डॉक्टर कार्ल डैम ने निभाई थी। तो आप देख सकते हैं 100 साल तक, लगभग 100 साल तक इन्होंने जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए तरह तरह के कार्य किए थे, ठीक है। डॉक्टर कार्ल डैम ने बर्लिन ओलंपिक के आयोजन सचिव थे। इन्होंने और भी संस्थाओं की स्थापना की जिनके नाम इस प्रकार है। तो सिर्फ डॉक्टर कार्ल डैम ने सिर्फ क्या किया था कि सिर्फ इन्होंने ये नहीं कि सिर्फ वो चीज़ों को बस ऐसे ही बता दिया, जिम्नास्टिक को और स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को ऐसे ही डेवलप किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। इन्होंने ओलंपिक के आयोजक सचिव के साथ साथ इन्होंने और भी कई इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन है उसको जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल कल्चर एंड लैब्स, ठीक है। उसके बाद जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन, नंबर 2 में आप देख सकते हैं जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन। नंबर 3 में है जर्मन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। तो इन्होंने इसकी, ठीक है, स्थापना भी की थी। और जर्मन ओलंपिक सोसाइटी, तो जर्मन ओलंपिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। तो 2 लोग थे जिनका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, पर हेनरिक लिंग और जालमर फ्रेडरिक लिंग, यानी कि ये इनके बेटे थे। आगे ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको इनकी क्विज भी अगर आप अटेम्प्ट करने हैं हिस्ट्री के और नए क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप अगर सीक्वेंस से देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप उनको देखें, ताकि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बीच से ही चीज़ें करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आती है कि सर कैसे कौन सी बुक से पढ़े मेरा हो जाए, और क्या मतलब पढ़ ले, कौन से बुक से पढ़ ले, कौन सा क्वेश्चंस पढ़ ले। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यूपी टीजीटी का जो पैटर्न इस बार का होगा ना, वो बहुत सारे लोग जो भ्रम में हैं कि पुराने क्वेश्चंस को याद करके या रट्टाफिकेशन से वो इस बार के यूपी टीजीटी को क्रैक कर देंगे, तो ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त किया गया है और इस बार यूपी टीजीटी का बहुत ही अच्छा पैटर्न आएगा। और रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे, वो देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इस बात का ध्यान करिएगा, और आपका मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। तैयारी आपकी तभी होगी जब आप बेसिक चीज़ों को ठीक करेंगे। तो जब तक कि आपका बेसिक ठीक नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए और मेरी मेहनत आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को जरूर बताइए। और कोशिश करता रहूँगा कि आपके पास में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।